गुड मॉर्निंग। हेलो क्लास। हम आज ENT का शिरोकर्ण नासा व मुखरोग विज्ञान इस भाग में से मुखरोग विज्ञान इस टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं। मुखरोग मतलब क्या, मुख कौन कौन से ऑर्गन से बना हुआ होता है और उसके साथ दंत रोग, ओष्ठ रोग, ये सब रोग हम देखेंगे। इसमें हम ओष्ठ के कौन कौन से अलग रोग बताए हैं, दंत के कौन से अलग अलग रोग बताए हैं, दंत मूल के कौन कौन से अलग रोग बताए हैं, व्याधि बताए हैं, डिसीजेस बताए हैं, जिह्वा को क्या क्या बताया है, जिह्वा के क्या क्या डिसीज बताए हैं, तालु के कौन कौन से डिसीज बताए हैं, कंठ के कौन कौन से डिसीजेस बताए हैं, थ्रोट पेन क्या होता है, खंडोष्ठ क्या होता है, शीताद क्या होता है, रोहिणी क्या होता है, कफज, वातज, पित्तज, इनका क्या इसमें रोल है, इन सभी का डिटेल में हम स्टडी इस मुख रोग में आज करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो वर्णन आया है, इसका वर्णन निदान स्थान में आया था। मतलब मुख रोग ये शालाक्य में होते हुए भी इसका वर्णन उत्तर तंत्र में नहीं आया। इसका वर्णन उत्तर तंत्र में नहीं आया। ये आपको नीट के एग्जाम में, जो PGCET का एग्जाम है, इसमें MCQ आ सकता है कि मुख रोग का समावेश शालाक्य में होते हुए भी उसका वर्णन उत्तर तंत्र में न आते हुए निदान स्थान में आया है। चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में भी इसका वर्णन आया है, वाग्भट के उत्तर तंत्र में इसका वर्णन आया है तथा अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र में इसका वर्णन आया है। मुख रोग का वर्णन करते हुए अलग अलग जो आचार्य है उन्होंने अलग अलग व्याधि बताए, लेकिन सबके अगर कॉमन निकाले जाए तो वातज मुखरोग, पित्तज मुखरोग, कफज मुखरोग और सन्निपातिक मुखरोग, ये कॉमन हमें मिलता है। शारीर रचना का जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया था तब हमने ओष्ठ, दंत, दंतमूल, जिह्वा, तालु, कंठ, इस सभी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है। जब हम एक एक के डिसीजेस देखेंगे तो उसके पहले शॉर्ट में हम एनाटॉमी भी रिवाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमें समझ लेना है कि मुख क्या होता है। मुख मराठी में तोंड, अंग्रेजी में माउथ। तो तोंड, माउथ, मुख के डिसीज हम पढ़ेंगे। तो इसमें किस किस का समावेश होता है? ओष्ठ मतलब ओठ, ओष्ठ मतलब ओठ, 2 ओठ होते हैं, इसके होने वाले डिसीजेस का समावेश मुख रोग में किया जाएगा। दंत मतलब हमारा दांत, डेंटिस्ट्री में जो डिसीजेस आएंगे उसका समावेश मुख रोग में किया जाएगा। सिर्फ दंत नहीं, लेकिन दंत का उत्पत्ति, निर्माण जहां से होता है, ये दंतमूल, इसका भी समावेश इसमें किया जाता है। जिह्वा, टंग के अलग अलग डिसीजेस। तालु, आपको यहां पे तालु दिख रहा है। कंठ, जहां पे हमारा स्वर यंत्र है, लैरिंग्स है, फैरिंग्स है। थ्रोट, जहां से अलग अलग डिसीजेस का वर्णन किया, वो भी हमें मुख रोग में पढ़ना है। तो आपके समझ में आ गया कि हमें मुख रोग में क्या क्या पढ़ना है, समझ में आ गया। योग रत्नाकर का ये जो श्लोक है, ये आपको लर्न करना है। ये श्लोक ऐसा है कि ओष्ठोच दंत मूलानी दंता जिह्वा च तालु च गलो गलाधि सकलम सप्तांगम मुख उच्चते। ये अंग इसमें कौन कौन से समाविष्ट है? तो ओष्ठोच, ओष्ठो मतलब 2 ओष्ठ, ओष्ठो द्वितीय आई यहां पे संस्कृत की, ओष्ठो 2 ओठ, दंत मूलानी दंत के मूल, दंत, जिह्वा, तालु, समझे? इस सब का समावेश किसमें किया गया है? मुख रोग में किया गया है। अभी दोस्तों, आपको मैं एक सामान्य कुछ वर्णन बताने वाला हूं जो आपको नीट के एग्जाम में आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि सामान्य ये अलग अलग अंग, इनका सामान्य रूप कैसा होता है। मतलब सम्यक ओष्ठ कैसे बताए गए संहिता में, सम्यक दंत कैसे बताए गए हैं, दंत कैसे होने चाहिए। मतलब हमें नॉर्मल अगर इनका फंक्शन, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पता चल गया तो हमें एबनॉर्मेलिटी समझने को इजी हो जाएगा। इसलिए हम पहले समझ लेंगे कि इसको नॉर्मल कैसा कहा गया है। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि ओष्ठ का क्या वर्णन संहिता में आया है। मुख का पूरा, अब एक एक पढ़ते वक्त मुख का वर्णन आया है कि महाजुस, आकार से बड़ा, सरल, सुंदर, ऐसा मुख उत्तम होता है। अभी उसमें ओष्ठ बताया है। ओष्ठ में क्या बताया है? न अति स्थूल न अति कृश,
ये जो ओठ है ये न अति स्थूल न अति कृश, मतलब ये ज्यादा स्थूल भी नहीं होने चाहिए और न अति कृश, ज्यादा कृश भी नहीं होने चाहिए। मुख को पूरी तरह से ढकने वाले, बहुत सारे लोगों में आप देखते हो कि उनके ओठ मुख को नहीं ढक पाते, मुंह खुला रख जाता है। तो सामान्य बताते वक्त कहा है न अति स्थूल न अति कृश विस्तारोपन्नावस्य प्रच्छादनो रक्ता ओष्टो, रक्त वर्ण के दोनों समान आकार होते हुए न अति स्थूल न अति कृश ऐसे ओष्ठ को श्रेष्ठ ओष्ठ माना है। समझे? ओठ के 4 लक्षण आपको ऐसे इस प्रकार से लिखने हैं। जिह्वा जो हमारी बोलने का काम करती है, जो हमारा पंच ज्ञानेंद्रिय में से सबसे प्रमुख बताई गई है, जो रस का ज्ञान हमें करके देती है, ऐसी जिह्वा, इस जिह्वा के बारे में क्या बताया है? जो सम्यक जिह्वा उसे हम कह सकते हैं आयाम विस्तार उपन्ना श्लक्षणा तन्वी प्रकृति वर्णयुक्ता जिह्वा। आयाम विस्तारोपन्ना श्लक्षणा तन्वी प्रकृति वर्णयुक्ता जिह्वा, जिसकी स्वाभाविक लंबी और रुंदी जो स्मूथ है, पतली है और प्राकृत वर्ण की लाल रंग की है, उसे उत्तम जिह्वा कहा जाता है। सरल है, स्वाभाविक लंबी रुंदी है, स्मूथ है, पतली है, जिसका वर्ण लाल प्राकृत है, उसे सम्यक जिह्वा अर्थात उत्तम जिह्वा कहा जाता है। उसके बाद स्वर, उसके पहले तालु हम देखेंगे। श्लक्ष्ण युक्तोपचय मुष्पोपन्न रक्तम तालु, स्मूथ। तालु कैसा होना चाहिए? स्मूथ, प्राकृत उभार होते हुआ, उष्मायुक्त और रक्त वर्ण का। सब जगह पे रक्त का वर्ण, इसका वर्ण आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया तालु। ओष्ठ हमने देख लिए, दंत मूल हमने देखना है, दंत हमें देखना है, जिह्वा हमने देख लिया, तालु हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्वर। स्वर यंत्र जहां पे होता है उच्च, दीनता रहित, स्निग्ध, प्रतिध्वनि युक्त, धीर गंभीर, ऐसा स्वर उत्तम कहा गया है। हनु, विस्तृत हनु उत्तम समझी गई है। ओष्ठ, दंत मूल, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ जो स्ट्रेट है, सफेद है, स्वच्छ है, जो वक्र नहीं है, ऐसे दंत को भी उत्तम दंत कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये मुख रोग क्यों होते हैं। एक एक अंग के रोग देखने से पहले हम देखने वाले हैं कि ये रोग क्यों होते हैं, इसका सामान्य हेतु क्या है। अब हम देखने वाले हैं मुख रोग के सामान्य हेतु। मात्स्य महिष वराह पिशित, क्या? मात्स्य महिष वराह पिशितम मूलक मूलम, अनूप मांस सेवन किसका? मत्स्य, मासा, मछली, रेडा, भैंस, डुक्कर, इनका मांस खाने से तथा आहार विहार दोनों हेतु है। क्या क्या है? एक आहारज है, एक विहारज है, ध्यान में रखना है, आहार और विहार। हमने आयुष्मान बालक का वर्णन भी देख लिया, जो उत्तम कहा गया है, ये हमने देख लिया, किसका मुख कैसा, ओष्ठ कैसा, जिह्वा, तालु, स्वर और अनुग्रीवा कैसा कैसा होता है, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम सामान्य हेतु देख रहे हैं। सामान्य हेतु में क्या था कि सबसे पहले आहारज हेतु कौन से है। ओके, हम सबसे पहले देखेंगे अभी आहारज हेतु, उसके बाद विहारज हेतु। आहार में पहले कहा गया है कि आप अगर अनूप मांस सेवन करते हैं, किसका? भैंस, रेडा, डुक्कर या अभी ही उगा हुआ मूला, उड़द का कढ़न, दही, दूध, सुक्त, गन्ने का रस, इनका अति मात्रा में अगर सेवन करते हो, दंत धावन नहीं करते हो। देखो हमने आहार देखा, अभी हम देख रहे हैं विहार, कि दंत धावन अगर नहीं किया गया, रोज दंत धावन रोज नहीं किया गया, धूमपान, वमन, गंडूष, रक्त मोक्षण, ये जो हमारे रेगुलर हित कर्म कह गए हैं, कौन कौन से कहे गए हैं? वमन करने को कहा गया है, गंडूष, कवल, ये रेगुलरली हित कर्मों का पालन अगर हम नहीं करते हैं तो हमें मुख रोग हो सकते हैं। तो ये बताए गए हैं मुख के सामान्य हेतु। अभी इस मुख के आहार विहार, ऐसे 2 कॉलम आपको करने हैं। आहार का एक कॉलम करना है और विहार का एक कॉलम करना है।
फिर ये आहारज विहारज हेतु लिखने के बाद आपको लिखनी होती है संप्राप्ति। अगर आपको सवाल आता है एग्जाम की कि मुखरोग के हेतु, मुखरोग की संप्राप्ति, मुखरोग के प्रकार आपको एक्सप्लेन करने हैं, इसके लिए एसएक्यू एलएक्यू आ सकता है। तो हमने सामान्य हेतु देख लिया, आहारज कौन से होते, विहारज कौन से होते, इसकी संप्राप्ति अब हम देखेंगे कि कौन सा दोष यहाँ पे प्रकोपित होता है। हेतु सेवन करने से क्या होता है, तो कफ प्रधान, ये सब व्याधि कफ प्रधान है, कफ दोष प्रकोपित होके मुख में जाके मुख रोग का निर्माण करता है। बहुत ही सीधी सरल एग्जाम में लिखते आने वाली ऐसी इसकी संप्राप्ति क्या है कि मुख रोग में हेतु सेवन करने की वजह से दंत धावन ना करना, कवल गंडूष ना करना, अनुपमांस सेवन करने से, अति उसके सेवन से कफदोष प्रकोपित हो जाता है। कफदोष प्रकोपित हो जाने के बाद कफ मुख में जाके स्थित होकर मुख रोग का निर्माण करता है। तो वेगवेगळे जो अलग अलग संहिताकार है उन्होंने अधिष्ठान के अनुसार मुख रोग की संप्राप्ति अलग अलग बताते हुए उनकी संख्या भी अलग अलग बताई गई है। जैसे कि सुश्रुत कहते हैं कि ओष्ठरोग 8 है, वही वाग्भट उसकी संख्या 11 बताते हैं, योग रत्नाकर 8 बताते हैं, शारंगधर 11 बताते हैं, माधव निदान 8, भावप्रकाश 8, ऐसे अलग अलग मुखरोग बताए गए हैं। सुश्रुत के अनुसार अगर टोटल मुखरोग देखे गए तो वो 65 है, वही अगर वाग्भट के अनुसार देखे गए तो 75 है, योग रत्नाकर के अनुसार 67 है, शारंगधर के अनुसार ये 74 है, चरक के अनुसार ये 64 है, माधव निदान के अनुसार 65 है और भाव प्रकाश के अनुसार 67 है। मतलब सभी का जो अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 65 के ऊपर सभी मुख रोग हैं। सबसे कम बताए चरक ने 64, तो 64 तो सब में कॉमन हो गए। उसके अलावा सबसे ज्यादा आते हैं वाग्भट के 75, मतलब 11 डिसीजेस अलग अलग वाग्भट ने जो अलग ओष्ठ के अलग बताए होंगे, दंत के अलग बताए होंगे, जिह्वा के अलग बताए होंगे, तालु के अलग बताए होंगे। इसका हम स्टडी आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आज हम इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही देखने वाले हैं कि इसमें से मुख रोग कौन कौन से है। अंग के मतलब ओष्ठ के अलग देखेंगे, दंत के अलग देखेंगे, दंत मूल के अलग देखेंगे। उसके पहले अब हम सिर्फ देखेंगे कि मुख रोग कौन कौन से होते हैं, जिसमें साध्य असाध्यत्व भी हम आज देखेंगे। तो चरक ने जो मुख रोग बताए, ये सबसे पहले कितने बताए, इनकी संख्या ध्यान में रखो। एग्जाम में अगर पीजीसीईटी के आ गया एमसीक्यू कि मुख रोग कितने बताए गए हैं, तो 4 मुख रोग चरक ने बताए हैं। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। चरक कहते हैं कि संस्थान दुष्य आकृति नाम भेदा उच्चते चतुष्टि विधा भवंती। चरक चिकित्सा स्थान में 26वें अध्याय में आया हुआ यह श्लोक, यहां पे वातज मुख रोग का वर्णन लक्षण कहे गए हैं कि मुख में शुष्कता आते, लक्षण क्या कहे, मुख में शुष्कता आती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, खरखरितपना आता है, रुक्षता वहां पे रहती है, मुख से स्राव भी शुरू होता है, शीतल स्पर्श, संसरण मतलब दांत बजने लगते हैं, ये लक्षण अगर निर्माण होते हैं, मुख काला अरुण वर्ण का दिखने लगता है, चल स्वरूप की तोदवत वेदना कभी कभी वहां पे हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे वातज मुख रोग। इस सभी का वातज मुख रोग में समावेश किया जाएगा। ओष्ठ का होगा, दंत का होगा, जिह्वा का होगा, कंठ का होगा, किसका भी हो सकता है, लेकिन ये लक्षण अगर होते हैं तो इसको हम कहेंगे ये वातज मुख रोग है। इसकी कॉमन वातज चिकित्सा, वातज मुख रोग की चिकित्सा बताई गई है, उसके चिकित्सा में हम इसका और वर्णन देखेंगे। उसके बाद आते हैं पित्तज मुख रोग। पित्तज मुख रोग में क्या क्या दिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो पित्त का सबसे महत्व गुण उष्ण। तो चरक चिकित्सा स्थान में एक सूत्र आता है कि तृष्णा जर स्फोट दाह, तृष्णा ज्वर स्फोट तालु दाह धुमायनम च अप्य अधिवर्णता च। मतलब क्या, दाह होता है, तृष्णा रहेगी, पानी पीने की आस रहेगी, ज्वर रहेगा, वहां पे व्रण का निर्माण होगा, ओष्ठ वगैरह वहां पे फट जाएगा, अवदीर्ण, मूर्छा आ सकती है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा वेदना होने वाली, मुख के जगह पे श्वेत अथवा अरुण वर्ण, ये दोनों रंग छोड़ के अलग अलग रंग यहाँ पे निर्माण हो गए, ये लक्षण होते हैं पित्तज मुख रोग के। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस का समावेश पित्तज मुख रोग में किया जाएगा। अभी हम देखेंगे कफज मुख रोग, जहां पे होगा कंडु गुरुत्व शीत विज्जलत्वम, मतलब कंडु है, गौरवता है, श्वेत वर्णता, पिछिलता, स्निग्धता, अरुचि, जो कफ के सभी लक्षण हैं। कफ प्रसेदक, वहां पे उल्टी मलमल जैसा आपको हो सकता है। अग्निमांद्य यहाँ पे कफ की वजह से रहेगा, मंद वेदना कफ में रहेगी। देखो पित्त में दाह है, वात में
अल्प वेदना नहीं है, ज्यादा वेदना है, और कफ में वेदना अल्प है। इस प्रकार से हम इसके लक्षण ध्यान में रख सकते हैं। आपको सामने चार्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इस सान्निपातिक तीनों दोषों का मिलके जो मुख रोग के लक्षण बताए हुए, ये चरक चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में आते हुए सूत्र आता है कि सर्वाणि रूपाणि तु वक्रोगे भवन्ति यस्मिन् तु सर्वज्ञात स्यात्। तीनों भी दोषों के लक्षण यहाँ पे दिखते हैं। मतलब दाह भी होगा, वेदना भी रहेगी और संदन गौरवता कंडु भी रहेगी। इसमें के साथ इसी के आगे गलग्रह और कंठशोथ का भी वर्णन आता है। वो हम आगे गलग्रह में, गलगंड में जो गल के डिसीजेस है उसमें देखेंगे। अब हम इसका सामान्य चिकित्सा का वर्णन देखेंगे कि मुख रोग की सामान्य चिकित्सा क्या बताई गई है। अलग अलग हमने वात के कौन से, पित्त के कौन से, कफ के कौन से देख लिया, लेकिन इसकी कॉमन चिकित्सा कौन सी है? तो इसका अगर एलएक्यू आता है तो सबसे ज्यादा मतलब 50% पार्ट आपको क्लासिफिकेशन, उसके लक्षण इनको देना है और 50% पार्ट आपको देना है कि इसकी ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। तो मुख रोग सर्वसर जिसे कहते हैं, दंतमूलगत रोग होते हैं, कंठगत होते हैं, ओष्ठगत होते हैं। इनमें सबसे पहले क्या कहा गया है? तो सबसे पहले कहा गया है रक्त मोक्षण। मुख रोगों की सबसे महत्वपूर्ण और पहली चिकित्सा कौन सी है? ऐसा अगर आपको वाइवा में भी पूछा जाए, सीईटी में पूछा जाए, तो आपका आंसर आना चाहिए सर्वस्वर रोगों में, मुख रोगों में सबसे पहली चिकित्सा कही गई है रक्त मोक्षण करना। मुख रोग में अलग अलग क्रियाकल्प भी बताए गए हैं। देखो दोस्तों, मुख रोग का बहुत बार एलएक्यू पूछा जाता है। मुख रोग की व्याख्या क्या है? मुख में कौन कौन से अंग का समावेश किया जाता है? मुख के अलग अलग रोग कौन से हैं? उसके लक्षण क्या है और उनकी सामान्य चिकित्सा क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रक्त मोक्षण करना जरूरी है। उसके बाद अलग अलग क्रियाकल्पों का वर्णन अलग अलग संहिताओं में आया है। उसमें कहा गया है कि स्वेदो विरेको वमनम गंडुषा प्रतिसारणम। देखो, कवल, गंडूष, प्रतिसारण, ये सभी मुख रोग के ही चिकित्सा कल्प है। चिकित्सा के वे अलग अलग अंग है, प्रकार है। कवल गंडूष जो आमतौर पर दंत हर्ष होता है, सिरा हर्ष होता है, इनमें किया जाता है, जो दिनचर्या में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। कवल और गंडूष में क्या फर्क होता है? जरा फर्स्ट ईयर का लेक्चर याद करो, अष्टांग हृदय का। संचार जहां पे द्रव्य का होता है, मुख में हम द्रव्य को हमारे मुख में पकड़ते हैं, और संचारा मतलब घुमाना जहां होता है और एक जगह घुमाना नहीं होता है। तो याद से वापस आपको अष्टांग हृदय आज खोलना है और कवल क्या, गंडूष क्या, ये आपको देखना है। नस्य, धूमपान, शस्त्रकर्म, अग्निकर्म, इसके साथ अलग अलग क्रियाकल्पों का दोष के अनुरूप उपयोग करना चाहिए, ऐसा योग रत्नाकर ने कहा है। प्राधान्य से मुख रोगों में कफ और रक्त की दृष्टि होती है, इसलिए बहुत बार रक्त मोक्षण करने की जरूरत पड़े तो वो भी करनी चाहिए। विशेषता कटु और तिक्त द्रव्य इसमें इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके चिकित्सा सूत्र में पथ्यापथ्य का भी एक वर्णन आया है। देखो, ऐसा एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे आपको लिखना है पथ्य, यहां पे आपको लिखना है अपथ्य। पथ्य तृणधान्य, यव, मूग, कुल्लिथ, जंगली प्राणियों का मांस रस, मेथी, करेला, पडवळ, मूला, कर्पूर, उशिर, तांबूल, कोष्ण जल, खदीर, घृत, कटु तिक्त रसात्मक पदार्थ, क्षारोदक, इस सभी का अति मात्रा में सेवन करने मुख रोग के लिए हित होता है। इस सभी का सेवन मुख रोग के लिए हितकारक होता है, अति मात्रा में नहीं, सम्यक मात्रा में। ये आ गया पथ्य में। क्या क्या आ गया? खाने में तृणधान्य खाना है, यव, मूग, कुलित खाना है, जंगली जो प्राणी है उनका मांसरस सेवन करना है, करेला, पडवल, मूला, कर्पूर, ये उशिर, तांबूल, कोष्ण जल, खदीर, घृत, कटु, तिक्त रसात्मक पदार्थ, कटु या तिक्त रसात्मक पदार्थ ये आपको खाने पड़ते हैं। किसमें? पथ्य में। किसके? मुख रोग के। अब पथ्य दंत धावन, दंत धावन, अगर आपको मुख रोग है तो दंत धावन कर सकेंगे। अम्ल रसात्मक पदार्थ खाने नहीं है। मांस, अनुप मांस का, मछली अनुप जंगल में जो प्रदेश में होती है वो नहीं खाने हैं। दही, दूध, गुल, उड़ीद ये मुख रोग होते हुए नहीं करने हैं। सामान्य कल्प जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था क्रियाकल्प का, उसमें क्या करने हैं? खदिरादि गंडूष बताया है, पटोलादि गंडूष बताया है, कालक चूर्ण बताया, पिप्पलादि चूर्ण बताया है, सप्तामृत रस, पार्वती रस, मुखरोग नाशक वटी, इरिमिदादि तेल, जात्यादि तेल, ये सब क्या है?
क्रियाकल्प मैं आपको बता रहा हूँ, इरिमेदादी तेल का बहुत बार क्या किया जाता है, कवल गंडूश के साथ यूज किया जाता है, खदिरादी और इरिमेदादी का दारू। हलद का जो रस क्रिया है, चतुर्मुख रस बताया गया है। आपको कौन से भी 5 अगर लिखते आते हैं तो आपको लिखने हैं, या प्रैक्टिस में भी आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्रिफलादि कल्क, खदिरादि गंडूश, कालक चूर्ण, पिप्पेरादि चूर्ण, क्षार गुड़िका, सप्तामृत रस, पार्वती रस, मुखरोगनाशक रस। और सर्व मुख रोग हर गुटिका का एक वर्णन आया है, जिसको बनाना है कि त्रिकटु, यवक्षार, मनशिला, सैंधव, दारी, हरिद्रात्वक, इनका सबका पानी के साथ एक जीव करके गुटिका तैयार करनी है। और उसकी गोली अगर हम चेविंग जैसा हम विटामिन ए की गोली, विटामिन सी की गोली मुख में रखते हैं, उसी प्रकार अगर हम सर्व मुख रोग हर गुटिका मुंह में रखते हैं तो मुख रोगों का नाश होता है। ऐसा किसने कहा है? अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान में ऐसा उल्लेख आया है। ओके, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको इसमें बताता हूं कि वाग्भट ने मुख रोग में रक्त मोक्षण जिह्वा ओष्ठ हनु तालु के ठिकान पे अगर सिरावेद भी हम करते हैं तो भी ये बहुत अच्छी चिकित्सा वहां पे सिरावेद की हो सकती है, ऐसा एक वर्णन है। तो आपको इस प्रकार मुख रोग ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम ओष्ठ के रोग, तालु के रोग, जिह्वा के रोग, उसके बाद दंत के रोग, दंतमूल के रोग, इसका पढ़ाई बहुत ही डिटेल में करेंगे। उसके साथ उसके मॉडर्न के डिसीज देखेंगे। आज के लेक्चर में मॉडर्न का कुछ हमें ज़्यादा इतना कोरिलेशन नहीं था, मुख रोग को कॉमन बढ़ना था, मुख रोग के लक्षण देखने थे, मुख रोग के प्रकार देखने थे, उसके अलग अलग लक्षण देखने थे, सामान्य चिकित्सा देखनी थी, सामान्य हेतु हमने देख लिया। इस प्रकार क्रियाकल्प देख लिए हमने, मुख रोग जो गुटिका है वो देख लिया, सिरावेद देख लिया। इस प्रकार से हमको अभी ये मुख रोग अच्छे से लिखते आना चाहिए। उसके अगर LQ आता है, SQ आता है, वाइवा में क्वेश्चन आता है, PGCET में आता है, तो आपको ये भी लिखते आना चाहिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आगे का लेक्चर ओस्ट्रोक का देखेंगे। ओके, थैंक यू।